प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह कर रहे होंगे। आज बेटा हम कविता पढ़ेंगे कैदी और कोकिला। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। जब ये कविता लिखी गई तब बेटा माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में थे। क्यों? क्योंकि उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था और आज़ादी के लिए भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो अनेक कोशिशें कर रहे थे, जिसके दौरान ब्रिटिश सरकार उन्हें जेलों में डाल देती थी। तो उन्हीं में से बेटा जब ये माखनलाल चतुर्वेदी जी भी जेल में हैं तब इन्हें जेल के ऊपर एक कोयल अर्धरात्रि यानी कि आधी रात के समय बोलती हुई नजर आती है। तब वह एक कविता लिखते हैं कैदी और कोकिला, और वह इसके माध्यम से ब्रिटिश शासन की बर्बरता एवं देशभक्तों पर उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को देखने और समझने के लिए दर्पण के समान है। तो आइए बेटा हम कविता शुरू करते हैं। क्या कहते हैं इसमें? क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे बेटा कोकिल का अर्थ है कोयल। कवि अर्धरात्रि को कोयल की आवाज़ से चौंक कर पूछ बैठता है कि हे कोयल, तुम इस प्रकार से रह कर क्यों गा रही हो, अर्थात बोल बोल कर चुप क्यों हो जा रही हो, बीच बीच में क्यों रुक जाती हो। क्या तुम्हारे इस गीत में कोई दर्द छिपा है या कोई संदेश है? हे कोकिल बताओ तो, तुम क्या संदेशा लाई हो, मुझे स्पष्ट रूप से इसके बारे में बताओ। आगे क्या कहा है? ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देत नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। यहाँ पर बेटा कवि क्या कहता है कि हे कोयल, मैं जिस स्थान पर कैद हूँ वह स्थान मनुष्य के जीने लायक नहीं है। यहाँ की दीवारें भयानक काली और ऊंची है। यहाँ चोरों डाकुओं और बटमारों कौन होता है बेटा? जो यात्रियों को रास्ते में लूट लेते हैं। मैं चोरों डाकुओं और बटमारों के साथ यहाँ पर कैद हूँ। ये मेरे रहने का स्थान नहीं है, रहने की जगह नहीं है। और क्या कहते हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और स्थिति तो यह है कि जीने के लिए भोजन भी नहीं मिलता, पेट भर कर भोजन भी नहीं मिलता। और पेट भरकर भोजन की तो बात ही दूर है, पर्याप्त भोजन के अभाव में मन एवं शरीर तड़प कर रह जाता है। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, यानी कि हमें केवल इतना ही खाना दिया जाता है जिससे हम जरा जी सके, पेट भरकर खाना भी नहीं देते। बहुत ही क्रूर है वो। वे अंग्रेज सिपाही हमें मरने भी नहीं देते और ठीक ढंग से जीने भी नहीं देते। हमारे चारों ओर कड़ा पहरा है, हमारी निगरानी के लिए किसको, सिपाहियों को बिठा रखा है। कवि फिर कोयल से प्रश्न करता है कि यह अंग्रेजों का शासन है या वास्तव में अंधकार में शासन है। गहरी काली अंधियारी रात है और इस रात में हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर होता है बेटा चंद्रमा, कि चांद भी हमें निराश करके चला गया, अर्थात रात इतनी काली है कि चंद्रमा की रोशनी भी वहाँ पर फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। इस समय जब चारों ओर कालीमा यानी चारों तरफ अंधेरा है, तो इस समय हे कोयल, आली का मतलब होता है बेटा सखी, कि हे सखी तुम इस भयानक अंधेरी रात में तुम क्यों जाग रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? तो हे सखी तुम बताओ कि तुम्हारे जागने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है। आगे देखिए बेटा, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। इसमें बेटा हुक होती है पीड़ा भरी आवाज़, वेदना होती है पीड़ा। और क्या कहा है कि कवि जेल की कोठरी से कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तो किस
कारण इस दर्द भरी आवाज़ में कूक रही है? ऐसी कौन सी बात है जिसके बोझ के नीचे तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी आवाज़ में दर्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? हे कोकिल, बोलो तो, कुछ तो बताओ। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो यहाँ पर बेटा जो मृदुल है वो मीठा या कोमल भी कह सकते हैं। वैभव होता है ऐश्वर्य, धन दौलत। तो क्या कहा है यहाँ पर कि हे कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया जिसको लेकर तुम इतनी दुखी हो रही हो और आधी रात्रि को तुम्हारी वाणी भी इतनी दर्द भरी लग रही है? हे कोयल, कुछ तो बताओ। तुम तो हमेशा मीठे यानी कि मधुर वाणी की प्रतीक मानी गई हो और उसकी स्वामिनी हो, फिर भी तुम इस हद तक विचलित क्यों हो रही हो? क्यों तुम्हारी आवाज़ में एक दुख सुनाई दे रहा है? आगे क्या कहा है? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, क्या तुम बावली हो गई हो जो आधी रात्रि को चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुमने किसी जंगल की भयानक आग की लपटें देख ली हैं जिससे डरकर तुम बोल रही हो? हे कोयल, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ, तुम्हारे बोलने का क्या कारण है? क्या तुम्हें पता चल गया है कि आज़ादी के लिए जो भारतीय हैं वो प्रयास कर रहे हैं? क्या तुम उन्हीं का संदेशा मुझे देने आई हो? हे कोकिल, बोलो तो, कुछ तो बताओ। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? कोल्हू का चरख चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, क्या तुम्हें हमारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें दिखाई नहीं पड़ती? जंजीरें यानी कि जो बेड़ियां हैं जिसमें वो कैद है, ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं दिखाई दे रही। ये जो हथकड़ियाँ हमने पहन रखी है, ये अंग्रेजी राज द्वारा हमें दिया गया उपहार है, जो गहनों के रूप में हमारे शरीर और हाथों में सजी हुई है। यानी कि बेटा जो भारतीय थे वो अंग्रेज़ों के द्वारा पहनाई गई बेड़ियों को भी गहना मानते थे। वो खुश होते थे कि हमारे प्रयास से अंग्रेज डर गए हैं, भयभीत है, इसलिए वो उन्हें चिढ़ाने के लिए भी उनको गहना दिखाते थे, जो गहनों के रूप में हमारे हाथों में सजी हुई है। अब तो हमें ये आवाज़ भी, जो कोल्हू चलने से जो आवाज़ होती है, चर्रकचू की आवाज़, वो ऐसी लगती है जैसे ये हमारे जीवन की तान बन गई है, जीवन की एक धुन बन गई है। हमें अब इसका बुरा नहीं लगता। यह जीवन संगीत ही है, हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। हम अपने मजबूत हाथों से जब पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी अंगुलियों में पत्थर के ये टुकड़े स्वतंत्रता संग्राम का नया गीत रच रहे हो। कवि कहता है कि जब पेट पर कोल्हू का जुआ लगाकर कोल्हू का चरसा खींचते हैं। कोल्हू क्या होता है बेटा? तेल निकालते हैं, वहाँ पर भी कोल्हू होते थे जो तेल निकालते थे। तो एक मशीन सी होती है, एक डंडी सी होती है, उसको आदमियों के पेट पर जुआ लगाकर आदमियों के पीठ पर रखकर उसे चलाया जाता है, तो उसको कोल्हू कहते हैं। तो क्या कहा है यहाँ पर कि जब मैं पेट पर कोल्हू का जुआ लगाकर कोल्हू का चरसा खींचता हूँ तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शासन की अकड़ या घमंड का कुआं लगातार खाली करता जा रहा हूँ। जो उनकी अकड़ थी वो कम होती जा रही है। इससे मेरे अंदर उत्साह का नया संचार होता है। अर्थात अंग्रेज़ों द्वारा दी जाने वाली जो यातनाएं हैं, वो हमें जीवन में जो यातनाएं देते हैं वो हमें ऐसी लगती है कि हम उनके खिलाफ संघर्ष करने की तैयारी कर चुके हैं। इसलिए कवि कहता है कि हे कोकिल बोलो तो, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो।
तुम इस शांत समय में, जो रात का समय है वो बिल्कुल शांत होता है, आपको भी पता होगा कि जो गाड़ियां हैं वो भी कम हो जाती है चलनी, बहुत कम सुनाई देती है गाड़ियों की आवाज़ भी, पक्षी भी सो जाते हैं और सभी व्यक्ति भी अपने घरों में सो जाते हैं, तो आवाज़ ना के बराबर होती है। तब कवि कहते हैं कि इस शांत समय में हे कोयल, तुम्हारी आवाज़ अंधकार को बेधती हुई प्रतीत हो रही है। कोकिल बोलो तो तुम इस आधी रात्रि में क्या कहना चाहती हो? क्या चुपचाप तुम मधुर विद्रोह के बीच इस भांति बो रही हो? क्या तुम्हें हमारे मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के बीज बो रही हो? क्या क्रांति का प्रारंभ बाहर भी हो चुका है? यह संदेश लेकर तुम आई हो, जो इस भांति तुम आधी रात्रि के समय बोल रही हो, चीख रही हो। आगे देखिए बेटा, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। यहाँ पर बेटा रजनी रात को कहते हैं और काला जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो अंधेरे का प्रतीक है यहाँ पर, और कमली होता है बेटा कमल, लोह श्रृंखला यानी कि लोहे की जंजीर जो बेड़ियाँ हैं उसे कहा गया है, और हुकृति होती है बेटा हुकार, ब्याली होती है नागिन या सांप जिसको कहते हो आप, तिस पर यानी उस पर संकट सागर होता है, सागर रूपी संकट, और मदमाती मतलब मस्ती। तो क्या कहा है इसमें देखिए, कवि कहता है कि हे कोयल, जिस प्रकार रात का रंग काला है वहीं काला रंग तुम्हारा भी है। अंग्रेजों का बर्ताव जो हमारे साथ वो व्यवहार करते हैं वो भी अमानवीय है, यानी कि वो भी एक काला व्यवहार है, यानी कि तम का शासन है। उनका यह व्यवहार मेरे मन में कई तरह की भयंकर कल्पनाएं भर देता है। ऐसी कल्पनाएं जो एक काली लहर के समान है, इस काली अंधेरी कोठरी में घूमती रहती है। मेरी काल कोठरी का वातावरण भी बिल्कुल काला है, कोई रोशनी नहीं आती। कैदियों को दी जाने वाली टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। यहाँ तक कि जो हमारे शरीर पर लोहे की जंजीरें हैं उनका रंग भी काला है, अर्थात यहाँ पर सभी चीज़ें काली हैं। इस अंधकार में कालिमा युक्त वातावरण में पहरेदार की जो आवाज़ है वो किसी सर्पणी के डसने जैसा भय उत्पन्न कर रही है। हे सखी, इस अंधकार में अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा दी जाने वाली जो गालियां हैं वो इस वातावरण को और भी भयानक बना रही है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि ऐसे अन्यायपूर्ण वातावरण में भी काले सागर रूपी यानी कि विपत्ति, अर्थात क्या कह सकते हैं हम, अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम आज़ादी पाकर रहेंगे ऐसा उत्साह हमारे अंदर बढ़ता ही जा रहा है, प्रबल इच्छा हो रही है। इस काले सागर रूपी संकट को, जो अंग्रेजी रूपी जो संकट है हमारे ऊपर, उसको हम जल्द से जल्द नष्ट कर देना चाहते हैं। हे कोकिल बोलो तो, यह विचार कैसा है? तुम अपनी माधुर्यपूर्ण मधुर आवाज़ से गीतों को क्यों लहरा रही हो? क्या तुम भी अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का मन बना चुकी हो? क्या तुम भी हमारे साथ हो? हे कोयल, सच सच बताओ कि आखिर तुम आधी रात में क्यों चीख रही हो, क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हारे मन की बात है वो हमें बताओ। आगे देखिए बेटा, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ पर बेटा कवि क्या कहता है कोयल से कि हे कोयल, तुम तो खुले आसमान में घूमती रहती हो, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, तुम तो हरी भरी डालियों पर घूमती हो, नभ भर में संचार है, पूरे आकाश में तुम संचार कर सकती हो, घूम सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरी तो ये 10 फुट की कोठरी है, ये ही मेरा संसार है।
तेरे गीत कहावे वाह। जब तू गाती है तो तेरे गीतों की प्रशंसा होती है, सभी लोग तेरे गीतों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन हम तो अपनी दुर्दशा पर भी नहीं रो सकते, ये भी हमारे अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, हे कोयल तुम खुद ही देख लो, तुम्हारी और मेरी हालत में, स्थिति में कितना अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और तब तुम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो। तुम तो आज़ाद हो, आज़ाद रहकर कुछ भी कर सकती हो, लेकिन हम तो यहाँ जेल के अंदर कैद हैं, तो हमारे अंदर बहुत विषमता है, और तुम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहूँ क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किस में भर दूँ, कोकिल बोलो तो। कृति होती है बेटा आवाज़, कृति होती है रचना, यानी कि जो कविता है उनको कहते हैं मोहन। यहाँ पर मोहन बेटा, मोहन का अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, और आशव होता है रस। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हे कोयल तुम बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार पर, जब तुम बोल रही हो तो तुम्हारी इस हुंकार पर मैं क्या कर सकता हूँ। इस काल कोठरी में रहकर मैं अपनी रचनाओं से, कविताओं के द्वारा ऐसा क्या विशेष करूँ, क्या कुछ खास करूँ कि स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि और भड़क उठे। हे कोयल तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी के इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राणों का रस किस भांति न्योछावर कर सकता हूँ। तुम बताओ कोयल, मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी, मैं हमेशा इसके लिए तैयार रहूँगा। हे कोयल तुम ही बताओ, मैं इस काल कोठरी में रहकर जितना प्रयास तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वो करने को तैयार हो। ये था बेटा इस कविता का सार कि इसमें कवि ने कोयल के माध्यम से क्या कहा है। इसमें बेटा कवि ने कोयल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के कुशासन, उसकी नीयत, देश की जो स्थिति थी और उस समय की सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार के प्रति अपना आक्रोश, गुस्सा, जेलों तथा स्वतंत्रता सेनानियों की दुर्दशा, अपने मन के दुख, असंतोष को व्यक्त किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कविता का सारांश समझ में आया होगा। धन्यवाद।